हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा की क्लासरूम। मेरे साथ दक्षिणा की क्लासरूम बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग अब अपना पिछले वाला लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। हम स्टडी करेंगे वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर आधी के अंदर मतलब लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। आज आपका एक नया स्टेप है ग्लाइकोलिसिस की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं है, रिएक्शन आसान है। तो जल्दी से ना बिना कुछ किए सबसे पहले तुम मेरे साथ याद करो कि किस किस तरीके से स्टेप्स थे। इनका शॉर्ट फॉर्म क्या था? गुड गर्ल फ्रेंड फाउंड, डैड गॉन, बाइड, पर्पल पेपर, पोस्ट कार्ड एंड पाई। डन। यहाँ पे आपके ये स्टेप्स हैं। तो गुड गर्ल फ्रेंड फाउंड, ग्लूकोज गर्ल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फाउंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ तक आपके पास है गुड गर्ल, अरे एक सेकेंड, गुड ग्लूकोज girl glucose 6 phosphate, friend fructose 6 phosphate, found fructose 1 6 phosphate, dad dihydroxyacetone phosphate, gone glyceraldehyde 3 phosphate, bide 1 3 bis phosphoglycerate, purple phosphoglycerate, paper 2 phosphoglycerate, postcard phosphoenol pyruvate and pi holds for pyruvate। ये स्टेप इस तरीके से पूरे परफेक्टली आपको मक्खन की तरह याद हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो अपना डन हुआ बेटा, कहानी यहाँ तक क्लियर हुई। अब इस पूरे रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड जितनी इंफॉर्मेशंस हैं, जितनी कहानियाँ हैं या जितनी डिटेल्स हैं जिन पे ज़रा फोकस करना हमारे लिए ज़रूरी है, आइए उन पे फोकस करते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। बेटा इनके फोकस की बात करते हैं तो फोकस के अंदर यहाँ पे ये क्या हो गया, फोकस करते करते आप जरा यहाँ पे, दो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन बता रहा हूँ पहले 5 स्टेप्स को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। प्रिपरेटरी फेज यहाँ पे अब काम शुरू हो गया, मतलब एनर्जी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस फेज में जब ये टूटता है 6 कार्बन का प्रोडक्ट 2 हिस्सों में टूटता है, तो इस रिएक्शन को बेटा यहाँ पे बोल दिया गया लाइसिस रिएक्शन। क्यों कहा इसको लाइसिस रिएक्शन, खुद सोचिए। लाइसिस हो रही है, टूट रहा है, इसलिए हमने इसको कौन सा रिएक्शन टर्म किया, इसको हमने लाइसिस रिएक्शन टर्म कर दिया। यहाँ तक तो मैंने देखते रहो। यहाँ पे इस प्रोसेस को बोला जा रहा है इस वाले रिएक्शन में फर्स्ट कमिटेड स्टेप बिकॉज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हैव रोल्स इन अदर बायोसिंथेटिक पाथवेज। क्या है इस सेंटेंस का, क्या है इस लाइन का मतलब, आओ जरा सीखते हैं। क्या है ना कि बेटा जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो अब इस कंडीशन के अंदर कुछ स्टेप होता है। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, स्पेसिफिकली ये क्या होता है कि सेल में ना सिर्फ एक साइकिल चल रही है ऐसा नहीं होता है। सेल में एक ही वक्त में मल्टीपल साइकिल्स होती है। जरा आप यहाँ पे देखो, आपको इस बात का आइडिया यहाँ से लगेगा इस वाले चार्ट से। इस वाले चार्ट में आप देख रहे हो, इस पूरे चार्ट के अंदर हमने क्या किया, इधर लिया पूरा का पूरा ये अरेंजमेंट, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 165 फॉस्फेट, ये सब चीजें। अब यहाँ पे आपके पास इधर फैट को तोड़ रहे हैं, इधर कार्बोहाइड्रेट को, इधर प्रोटीन्स को पैरेलली तोड़ के दिखा रहे हैं, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा। इतना था। देखो क्या अमाइनो एसिड को तोड़ने पर भी पायरुविक एसिड बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने में पायरुविक एसिड बनता है, यस। चलो मैं कहता हूँ अमाइनो एसिड से पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, तो यानी प्रोटीन्स को आपने तोड़ा अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम में बना, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम में बना, फैट्स को तोड़ा अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम में बना। तो क्या एसिटाइल कोएंजाइम में एक कॉमन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है इन तीनों चीजों की ब्रेकडाउन का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो। यानी आपके पास एक पाथवे इसको ब्रेकडाउन का चल रहा है, दूसरा इसका, तीसरा इसका, इसी तरीके से मल्टीपल पाथवेज किसी भी वक्त सेल में चल रहे होते हैं। तो इन सब पाथवेज में एक ऐसा स्ट्रक्चर इसको कहते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बेटा ये स्ट्रक्चर अलग अलग साइकिल्स के अंदर जाके उनका एक कॉम्पोजिशन, उनका एक कंपोनेंट बन सकता है। एक यहाँ से ग्लूकोज से चलती हुई साइकिल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पर अगर पहुंच गया तो ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, या फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम किसी और साइकिल में यूज कर लेंगे, रिएक्शन अब वापस नहीं जाएगा। समझिए, इसका मतलब होता है फर्स्ट कमिटेड स्टेप। फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट बना, यहाँ से आगे टूटा और यहाँ तक पूरी की पूरी कहानी चली।
इस कहानी के अंदर बेटा हमें ना अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है? बैलेंस शीट। आप यहाँ पे मेरे साथ फोकस करेंगे। मुझे एक बात बताओ, आपने पूरी कहानी क्यों करी थी? इस पूरी कहानी को चलाने का सिर्फ एक पर्पस था। इस पूरी कहानी को चलाने का पर्पस था कि हम एनर्जी बनाना चाहते हैं। हमें एनर्जी बनानी है तो बेटा हमें जाहिर सी बात एटीपी बनाना है। एटीपी के साथ साथ इस प्रोसेस में NADH2 यानी नाड़ू भी बन रहा है। ये बात सही है ना? एटीपी बन रहा है, नाड़ू भी बन रहा है। डन है बेटा? तो नाड़ू का सिग्निफिकेंस क्या है? मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा। जरा यहाँ पे देखो, नाड़ू जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में हमने बनता हुआ देख लिया। इसमें ATS में नाड़ू जाता है और नाड़ू से क्या बन जाता है? ATP बनता है। क्या आपको मेरी बात क्लियर आ रही है? नाड़ू अपने आप को ATP में कन्वर्ट कर सकता है। समझ गए? अभी जो मैं बात बोलने वाला हूँ लिखना नहीं, दिमाग में रखना, बाद में लिखवाऊंगा तसल्ली से। एक नाड़ू इज इक्वल टू 3 ATP, यानी एक नाड़ू अपने आप को 3 अलग अलग ATP में कन्वर्ट कर सकता है। बोलो बात क्लियर हुई? तो वन नाड़ू कन्वर्ट्स इनटू 3 ATP, इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू 3 ATPs। तो यहाँ तक हमें बात क्लियर होती है। और मैं यहाँ पे आपको अच्छे से टर्म कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर आपको कैलकुलेट करना है कि भाई कितने ATP, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ATP कितने यूज हुए, कितने फॉर्म हुए और इसका नेट कितना है। ठीक है? और इसके बाजू में हम लोग यहाँ पे देखेंगे NADH2। याद रखना बेटा, फोटोसिंथेसिस में NADPH2 आपने पढ़ा था, यहाँ पे NADH2 पढ़ रहे हैं। तो NADH2 भी कितने अपने पास यूज हुए, कितने फॉर्म हुए और नेट के रिजल्ट क्या है। करें कैलकुलेट? कैलकुलेशन में देखते देखते रिएक्शन नंबर 1, एक बार ये रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन एक ही बार हो रहा है ना, 2 बार तो नहीं गया, 2 तो नहीं लिखा मैंने। तो एक ATP यूज हुआ, रिएक्शन नंबर 1 ATP यूज्ड। रिएक्शन नंबर 3 सेकंड ATP यूज्ड, एंड रिएक्शन नंबर 7 2 ATP प्रोड्यूस्ड। ऊपर यूज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यूज के अंदर टोटल एक रिएक्शन नंबर 1 में एंड एक रिएक्शन नंबर 3 में, यानी रिएक्शन नंबर 1 एंड रिएक्शन नंबर 3। इसके अंदर आपके पास क्या हुए? ATP यूज हुए। ठीक? ओके, हम आगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। रिएक्शन नंबर 7 में 2 ATP बने। ओके, रिएक्शन नंबर 10 में 2 ATP बने। तो टोटल ATP कितने बने? फॉर्म टोटल कितने हुए? 4 ATP रिएक्शन नंबर 7 में और रिएक्शन नंबर 10 में। तो नेट आपके पास हुए 2 फॉर्म्ड +4 -2। बात क्लियर हो रही है? तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नेट अमाउंट ऑफ ATP फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस, तो आंसर आप बोलेंगे नेट 2 आर फॉर्म्ड। ध्यान बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप आप मेरे साथ देखिए। नेक्स्ट स्टेप है NADH2 का। तो देखते हैं NADH2 के साथ क्या गेम है। इधर अपने को रिएक्शन नंबर 1 कोई NADH2 नहीं, 2 में कोई नहीं, 3 में कोई नहीं, 4 में कोई नहीं, रिएक्शन नंबर 5 में कोई नहीं, 6 के रिएक्शन में 2 नाड़ू बन रहे हैं, 7 में कोई नहीं, 8 9 10 नहीं। दैट मीन्स यूज कोई भी नहीं हुआ, 0। फॉर्म अपने पास 2 हुए, नेट 2 फॉर्म्ड। बात क्लियर? एंड अगर आपके पास नेट 2 फॉर्म करेंगे तो रिएक्शन नंबर 6 में हुए। ठीक है बेटा? तो ये अपने पास कहानी है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की बैलेंस शीट की। इस बैलेंस शीट के अंदर से बेस्ड आपको क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? बेस्ड क्वेश्चन ये आ सकते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, व्हाट इज द नंबर ऑफ नेट ATP फॉर्म्ड। तो नेट ATP 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड? 4। बने तो 4 थे, यूज पहले से 2 हो गए तो हम नेट को 2 कहते हैं, लेकिन इफेक्टिवली बने तो 4 थे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूज्ड ATP? 2। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नाड़ू फॉर्म्ड? आंसर होगा 2। क्लियर? एक लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ।
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या आएंगे कि आपके पास कौन कौन से स्टेप में हुआ, कौन कौन से स्टेप में इस्तेमाल हुए, कौन कौन से स्टेप में बने, कौन कौन से स्टेप में बने। ठीक है, इसको आप देख सकते हो बेटा। तो 1 and 3, 13 एक मनूस नंबर होता है। तो मनूस नंबर इसलिए तो क्योंकि यहाँ पे हमारा एटीपी बर्बाद हो जाए। अगर 13 मनूस नंबर ना होता, सिंपल सी बात याद करने का सिंपल सा तरीका है, 13 मनूस नंबर है, इसी स्टेप में मनूस काम हुआ, हमारा एटीपी बर्बाद हो गया। यहाँ पे 7 and 0 या फिर इसको आप 710 बोल सकते हैं। इस तरीके से मैंने कैसे याद किया था, मैंने 13 मनुष और 670, बढ़िया, 6 पे नाड़ू बना, 7 पे और 10 पे एटीपी बना। तो 13 670, 13 670, जिसमें से मुझे पता है 13 मनुष्य नंबर है, अलग रख दिया, एंड 670 में जो बीच वाला है वो नाड़ू, पहले 2 एटीपी, लास्ट के 2 एटीपी और बीच वाला नाड़ू, अपना डन, काम कंप्लीट। इस तरीके से याद करने का बेटा ये तरीका है। हम अपने आप को इस तरीके से रिमेंबर कराने के डिफरेंट तरीके अपना सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। तो क्या आपको रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट समझ आया? आसान था, सिंपल था। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में अब अपने को कोई खास टेंशन नहीं है, हमें पूरे के पूरे ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, जो बातें हैं, वो अच्छे से समझ आ गई। अब आप मेरे साथ एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ोगे जो कंसेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस कंसेप्ट की अब मुझे तुम्हें डिटेल समझानी है। कंसेप्ट है, इधर फोकस करो, फॉस्फोराइलेशन। याद करेंगे आप लोग फोटोसिंथेसिस का चैप्टर, तो बेटा फॉस्फोराइलेशन में आपको समझाया गया था फॉस्फोरस का एडिशन, फॉस्फोरस का एडिशन। क्योंकि जब आपको ADP में जब फॉस्फोरस की एडिशन करोगे तभी तो जाके ATP बनेगा। तो कॉमन भाषा में, क्योंकि अक्सर इसकी एडिशन से ATP ही बनता है, मतलब हमें सबसे कॉमन यही रिएक्शन लगता है, इसलिए फॉस्फोराइलेशन को हम ATP सिंथेसिस कह देते हैं। लेकिन इफेक्टिवली अगर आप केमिकली सोचें तो फॉस्फोराइलेशन होगा एडिशन ऑफ फॉस्फेट, चाहे वो ADP में हो रहा है चाहे किसी भी चीज में हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डन, फॉस्फोराइलेशन यानी ATP सिंथेसिस हो रही है। तो अब यहाँ पे गेम क्या है, ATP सिंथेसिस 3 टाइप की, यानी फॉस्फोराइलेशन 3 टाइप की हो सकती है। ध्यान से फोकस कीजिएगा। सबसे पहले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सेकंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और थर्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको फोटो फॉस्फोराइलेशन आता है। फोटो फॉस्फोराइलेशन यानी फोटो यानी लाइट की वजह से फॉस्फोराइलेशन होना, लाइट की वजह से होना। तो क्या बेटा ये सेम काम आपको केमियोस्मोसिस और लाइट रिएक्शन के दौरान मिला? यस, केमियोस्मोसिस और लाइट रिएक्शन के दौरान हमें रियलाइज हुआ कि वहां पे फोटो फॉस्फोराइलेशन होती है। बात डन डनाटन एकदम इफेक्टिवली क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, उससे पहले सीखो सबस्ट्रेट लेवल। फॉस्फोराइलेशन का मतलब था ATP सिंथेसिस। यस, कौन सा रहा यहाँ पे रिएक्शन नंबर, इस पे देखो 7 पे। एक सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अगर मैं सिर्फ इस रिएक्शन की बात करता हूँ, एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, सबस्ट्रेट ये, प्रोडक्ट ये। और जब एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है तो इसमें सबस्ट्रेट के लेवल पे इन अ केमिकल रिएक्शन जब सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है तो क्या ATP बन रहा है? यस, इस फॉस्फोराइलेशन को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? जब भी ATP एक सबस्ट्रेट के लेवल पे बनता है तो उसको हम करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बात डन डन इफेक्टिवली क्लियर? कितना सिंपल है ना, अच्छे से समझ आ गया? बहुत सही। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हमारी डन, ये क्लियर, तो मैं टिक लगा देता हूँ। आपको ये भी क्लियर, आपको ये तो आता ही था। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या लिखा है, लिखा पढ़ा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में व्हेन ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो इसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन होता है। ये वाला प्रोसेस, ये वाला वर्ड तब तक नहीं समझ आएगा जब तक हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस चैप्टर का लास्ट वाला चीज, वो नहीं पढ़ लेते। तो हम उसकी वेट करते हैं। अभी तक हमारे जो 2 जरूरत के थे वो हमने पढ़ लिया। ये वाला चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा, एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप फॉस्फोराइलेशन को ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ तक बेटा अपना हुआ। तो आओ अब क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस की NCERT पढ़ते हैं, वंस एंड फॉर ऑल उसको करते हैं कंप्लीट। देखो क्या कह रहे हैं, द टर्म ग्लाइकोलिसिस की NCERT हम शुरू कर रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहा है NCERT हमें, हम ये वाली कहानी देखेंगे। The term glycolysis has originated from the Greek word
ग्लाइकोस जिसका मतलब शुगर होता है, और लाइसिस जिसका मतलब होता है स्प्लिटिंग। यानी आप ग्लाइकोलिसिस कर रहे हो, आप शुगर का स्प्लिटिंग कर रहे हो। बेटा आप हमेशा आपको एक बात बोलिए, कोई भी बायो का टर्म आए कोशिश कीजिए आप उसको तोड़ दें। आप यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस ऐसे वर्ड को अगर आप तोड़ते हैं तो हमेशा उसका मतलब आपको मालूम लग जाता है। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वॉज गिवन बाय गुस्टव एम्डेन, यहाँ पे मैं एम्डेन को हाईलाइट करूँगा, ऑटो मेयरऑफ एंड जे पार्नस। तो इन तीनों के नाम के ना एंड्स देख लो, एम्डन, मेयरऑफ, पार्नस, EMP। तो अगर आपसे कोई पूछो या कोई भी आपसे पूछे कि इस पाथवे को हम क्या कहते हैं, तो EMP पाथवे कहते हैं, राइट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तीनों लोगों ने मिलकर इस पूरे प्रोसेस को डिस्कवर किया था, एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज EMP पाथवे। इतना आ गया। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है कि आप अगर एनर्जी बनाना चाहते हो तो एनर्जी बनाने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज जो हमारे सबस्ट्रेट है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा पायरुवेट। समझ पा रहे? ग्लूकोज को आपको पायरुवेट में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब पायरुवेट आगे किस तरीके से, पायरुवेट के आगे कैसे रिएक्शन होते हैं डिपेंड करता है ऑक्सीजन है या नहीं है। समझ लो, अब मैं कहता हूं यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अगर भैया ऑक्सीजन नहीं है ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस है, तो यहाँ पे होगा प्रोसेस, इसके बाद फर्मेंटेशन। क्या होगा? फर्मेंट, TATION। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इस लेक्चर में फर्मेंटेशन। तो अब देखो इस बात को कि यहाँ पे ऑक्सीजन अगर की एब्सेंस है तो बेटा फर्मेंटेशन होगा। समझ पाए इतनी बात? तो मैं क्यों ये बात समझा रहा हूँ, और क्या ये वाली लाइन कह रही थी कि इट इज द ओनली प्रोसेस इन सॉरी ये कहाँ गया, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। एनर्जी बनाने के लिए एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही काम करता है, बाकी कोई और नहीं। इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आइडिया लेंगे, रियलिटी रिएक्शन में समझाऊंगा। अब आप यहाँ देखिए कि इतने प्रोसेस में ग्लूकोज से पायरुवेट के बीच में 2 ATP बनते हैं नेट, यस, और 2 नाड़ू बनते हैं नेट। ये मुझे बात समझ आती है। लेकिन फर्मेंटेशन के अंदर बेटा कोई भी ATP नहीं बनता, देयर इज नो ATP, एंड यहाँ पे 2 नाड़ू जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यूज हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ 2 नाड़ू बने, यहाँ 2 नाड़ू माइनस हो गए यानी यूज हो गए, तो ये खत्म, ये खत्म, नेट क्या बचा? 2 ATP। अब बोलो फर्मेंटेशन का जो ये वाला हिस्सा था, जो यहाँ पे ये वाला हिस्सा था, क्या इस हिस्से ने कोई ATP बनाया? तो मैं कहूँगा नहीं, कोई भी ATP नहीं बनाया। क्या इसने कोई नाड़ू को बनाया? नहीं, बल्कि इस्तेमाल कर लिया। तो नेट अगर एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में देखोगे एनर्जी कहाँ बन रही है इस पूरे रिएक्शन में, इस पूरे गोले में? यहाँ पर, इसके अपर एरिया, जहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट यानी जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो रही है वहीं पे एनर्जी बनती है, बाकी कहीं और नहीं। सेंटेंस का मतलब समझ पाए? NCERT के सेंटेंसेस में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हमें बस ध्यान से पढ़ना होता है, गौर से देखना होता है। इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। Glycolysis occurs in cytoplasm of the cell and is present in all the living organism. Point is, कुछ नहीं कहना चाहता, आपको कहना चाहता है ग्लाइकोलिसिस की जो आपकी लोकेशन है वो याद कर लो, वो तो हमें मालूम है साइटोप्लाज्म में होती है। In this process, glucose undergoes partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid। एंड बेटा मैं आपको ये वाली बात कहूँगा, इस सेंटेंस को आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इस सेंटेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट। दो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको रियलाइजेशन है कि कहीं पे भी ऑक्सीजन की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन आपको याद है ना बेटा वो स्टेप जहाँ पे आपके पास नाड़ू बन रहा था, नाड़ू स्टेप के अंदर आपने बाहर से वहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया था, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, इजंट? इसलिए यहाँ पे ये हुआ। यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट जो अपने आप में एक अल्डिहाइड था वो एक पायरुवेट में चेंज हो गया। आप हिसाब लगाओ, ओरिजिनल प्रोडक्ट जो था वो आपके पास ग्लूकोज था, और ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोज होता है, यानी अल्डिहाइड के डेरिवेटिव होते हैं, और वो किसके अंदर हो गया? पायरुविक एसिड।
अब पायरुविक एसिड क्या है, अपने पास एक एसिड है, और जब अल्डिहाइड कभी भी एसिड में चेंज होता है तो आपको लेक्चर में पढ़ाया था, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या टर्म करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो बोलो बात क्लियर हो रही कि क्यों इसको एनसीईआरटी इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कह रहा है, कि डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं यूज बट ऑक्सीडेशन यस हो रही। ठीक है, इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। प्लांट्स के अंदर एक ग्लूकोज सुक्रोज से आता है विच इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा इस लाइन पर फोकस नहीं करेंगे। इसने कह दिया कि प्लांट के अंदर अगर हम क्या वो कर रहे हैं, अगर हम प्लांट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो प्लांट के अंदर ये कहता है कि हमें सुक्रोज से ग्लूकोज मिल रहा है, और सुक्रोज से प्लांट के अंदर एग्जैक्टली ग्लूकोज नहीं मिलता। ये वाला ना एक सेंटेंस है, एक्चुअली मैं आपको ये वाली बात बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर इन द सेंस नेक्स्ट चैप्टर में। ये प्लांट के अंदर सुक्रोज कहाँ से आया और क्यों बना। अभी के लिए इतना जानो कि प्लांट जो भी होते हैं उसके अंदर अगर फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस के रिस्पॉन्स में हमेशा एक चीज़ बनती है, और वो चीज़ हमारी क्या है, वो है ग्लूकोज। इस वाली लाइन को पढ़ के आपको एंड प्रोडक्ट लगेगा फोटोसिंथेसिस का सुक्रोज। ये कंसेप्ट कभी समझ नहीं आएगा जब तक इसके पीछे की कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ना समझा दो, तो बेटा वो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में समझाओ। ठीक है, इसके लिए अभी ऐसे बढ़ सकते हो बिना किसी टेंशन के। बस मान लो कि सुक्रोज है, कैसे भी एनसीईआरटी की बात मान ली, इसके पीछे का लॉजिक समझा दो। Sucrose is converted into glucose and fructose by enzyme invertase, and these monosaccharides are readily enter the glycolytic pathway. इस लाइन पे फोकस करने वाली बात है। कहते हैं कि आप सुक्रोज लीजिए, और हमने डाइजेशन वाले चैप्टर पढ़ा था, सुक्रोज को तोड़ोगे तो फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बनेगा। यस बेटा, अगर आपके पास ग्लूकोज आया तो ग्लूकोज से हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। ठीक है, अपने को कोई टेंशन नहीं, पक्का। और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज का इस्तेमाल किया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमरेज यूज करके आपने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया था। तो आपके पास गेम क्या थी, यहाँ पे था सुक्रोज, सुक्रोज टूटा ग्लूकोज में, या फिर सुक्रोज किस में टूट सकता था, फ्रक्टोज में। ठीक, तो फ्रक्टोज में अगर टूटा तो वो कन्वर्ट हो सकता था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे भी एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज। और आप जरा फोकस करो, इधर आपके पास ये एंजाइम्स ने पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और अल्टीमेटली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया। अगर डायरेक्ट फ्रक्टोज हो तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो आप ग्लूकोज को लेके ग्लाइकोलिसिस में डाल सकते हो डायरेक्ट, और फ्रक्टोज को लेके पूरा डायरेक्ट ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ग्लाइकोलिसिस के अंदर डाल सकते हो। दोनों से काम मस्त चल पड़ेगा। तो आप इस लाइन का कंसेप्ट समझ पाए। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम। एंजाइम यहाँ पे जरा फोकस कीजिएगा, इस एंजाइम पे क्वेश्चन आ जाता है। एंजाइम कौन सा, इन्वर्टेज। एंड दीज टू मोनोसैकेराइड्स रेडिली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। सिंपल, glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate by the activity of enzyme hexokinase, by the activity of enzyme hexokinase. ठीक, this phosphorylated form of glucose then isomerizes, isomer या अपने दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है to produce fructose 6 phosphate. समझे? Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same. जब तक fructose 6 phosphate बन गया, इसके बाद या fructose, देखो सारे के सारे steps same ही होंगे। The various steps of glycolysis are depicted in figure, यहाँ पे दे रखे हैं। In glycolysis, a chain of how many reactions बेटा? 10 reactions. And जब मैंने आपको करवाया था, आपको 10 reactions गिनवाए थे। A chain of 10 reactions under the control of different enzyme take place to produce pyruvate from glucose. इतना आपको अच्छे से याद भी है। Good girlfriend found, dad gone, bide, purple paper, postcard and pie. यहाँ पे सबका सब आपका कवर हो जाता है। While studying the steps of glycolysis, please note that the steps at which utilization or synthesis and NADH2 बेसिकली नाडू टेक्स प्लेस। ये कहता है कि आप जरा ध्यान दीजिएगा कौन कौन से स्टेप पे एटीपी बन रहा है, कौन से स्टेप पे एटीपी टूट रहा है, कौन से स्टेप पे नाडू बन रहा है। ये सब चीज़ों पे आप कहते हैं फोकस करेंगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? इस तरीके से फोकस करके आगे बढ़ेंगे। एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 steps. The first in the conversion of glucose to glucose 6 phosphate, and second in the conversion of fructose to fructose 6 phosphate to fructose 1,6 biphosphate. 13 step, 13 वाला नंबर था। The fructose 1,6 biphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate and 3 phosphoglyceraldehyde. ये हमें सारा रिएक्शन आता है। We find
there is one step where is nadu is formed from NAD. This is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3 biphosphoglycerate. 3-phosphoglyceraldehyde अगर हमारे पास अगर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, ये 3-phosphoglyceraldehyde से जब ये बनता है तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नाडू बन जाता है 6, अब याद है 671 13671, तो इसमें ATP टूट रहा है, इसमें बनता है और ये नाडू के लिए स्टेप होता है। 670 होता है 13670 इस्तेमाल होता है 1 और 3 पे, 7 और 10 पे बनता है और 6 पे नाडू आता है। 1 और 3 पे टूट रहा है कौन, ATP, 7 और 10 पे बन रहा है ATP और 6 पे नाडू है। क्लियर कर देगा मैं आपको। We find that there is one step where any nadu is formed from NAD, and this is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3 biphosphoglycerate. Okay. 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from Pagal and transferred to the molecule of NAD. The Pagal is oxidized with inorganic phosphate to get converted into BPGA. बेटा ये सब reactions हैं, आप reactions को साथ साथ कॉपी में लिखेंगे, साथ साथ फॉलो करते रहेंगे, आपको सब समझ आता रहेगा। The conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process. Conversion of BPGA से आपने 3-phosphoglyceric acid बनाया, यहाँ से एनर्जी बनती है। 2-phosphoglycerate से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट, यहाँ पे फिर एनर्जी बनती है। इस तरीके से बात किया जाता है। यहाँ तक पूरा का पूरा दे रखा है। कहते हैं कैन यू कैलकुलेट how many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one molecule of glucose? तो आंसर होगा 4। और इस पॉइंट पे जरा फोकस कीजिएगा बेटा, डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड। डायरेक्टली सिंथेसाइज का मतलब होता है कि मुझे पता है कि जो ये नाडू बनता है, ये नाडू बाद में जाके किसमें कन्वर्ट होता है, ATP में। ETS में जाने के बाद नाडू ETS में जाता है और ATP में कन्वर्ट होता है, यस। और 1 नाडू इज इक्वल टू 3 ATP, ये भी मुझे मालूम है। तो लेकिन ग्लाइकोलिसिस से डायरेक्ट ATP बना, ये नाडू से जो ATP बनेगा ये इनडायरेक्टली बढ़ रहा है, ये इनडायरेक्टली बन रहा है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इस बात पे फोकस करना है कि डायरेक्टली सिंथेसाइज हो तो आंसर होगा 2। कि नंबर ऑफ ATP डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड बाय द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, द आंसर शुड बी 2 नेट। देखो टोटल डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड आंसर होगा 4, नेट डायरेक्टली सिंथेसाइज आंसर होगा 2, और टोटल जितना भी बन रहा है टोटल सिंथेसाइज्ड तो होगा 4 प्लस नाडू कितने बने थे, 2, और 2 नाडू बने थे तो 2 नाडू के, अब आपके पास आप हिसाब लगाओ, 2 नाडू के अलावा 2 नाडू मतलब 6 ATP, क्योंकि एक नाडू इज 3 ATP, तो आपके पास बनेंगे 10। अब मैं कहूँ टोटल नेट सिंथेसाइज्ड तो 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, टोटल नेट 10 बने थे और 2 इस्तेमाल हो गए क्योंकि ऊपर 1 और 3 स्टेप में, तो आपके पास टोटल नेट सिंथेसाइज में आंसर 8। समझ गए? ये सिंपल प्रोसेस है। नहीं समझ आए वीडियो को 10-20 सेकंड रिवाइंड करो और दोबारा देखो। ये बहुत ही सिंपल मैंने कैलकुलेशन बताई है कि आपसे एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाह रहा है। आप इस बात पे फोकस करेंगे और आपकी ये सारी कहानी एक ही सेकंड में आपको मस्त क्लियर हो जाएगी। देखो आगे, पायरुविक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का मेन प्रोडक्ट है। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? आगे पायरुविक एसिड के साथ क्या होता है, पायरुविक एसिड के साथ क्या होगा, दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड। सेल की जरूरत पे बेटा डिपेंड करता है कि पायरुविक एसिड के साथ आगे क्या होगा। देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। ध्यान रखना 3 major ways. These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. तुम कहोगे यार सर ने तो बताया था कि पायरुविक एसिड है, या अगर अपने पास पायरुविक एसिड है तो पायरुविक एसिड एरोबिक होगा तो आगे आपके पास चल जाएगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फर्मेंटेशन लिख दी थी ना बेटा, मैंने सही लिखा था फर्मेंटेशन। इन्होंने क्या कर दिया, पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन, देखो क्या है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो अलग अलग फर्मेंटेशन अलग करके लिख दिया। समझाता हूँ,
यानी फर्मेंटेशन जो हो रही है ये दो टाइप की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन। इन दोनों की डिटेल्स हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। Fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes। इस पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। फर्मेंटेशन बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में होती है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स का एग्जांपल के नाम पे बेटा आप देख सकते हो यीस्ट। अगर आपको अल्कोहल फर्मेंटेशन करनी है या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करनी है तो यीस्ट। For complete oxidation of glucose to CO2 and H2O, however, organisms adopt Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration. This requires oxygen supply. ये वाली लाइन कुछ नहीं है, कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन में Krebs cycle आपके पास हो जाएगी। फोकस वाली बात यानी जो जिस बात पे मैं आप लोगों का फोकस लेके जाना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने कहा कि जो ये फर्मेंटेशन है, क्या ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन होगी, तो ये कहाँ होगी, मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में भी। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ये फर्मेंटेशन हमारे अंदर, हम तो मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, तो हमारे अंदर हो सकती है? तो इसका आंसर होगा यस। हमारी बॉडी में भी तो बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, बिल्कुल होती है। आप ध्यान करो, आपने जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन मसल्स में पढ़ा था, वहाँ याद आ रहा है कुछ? तो वहाँ पे आपने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा था। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एग्जैक्टली क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स फ्रॉम द ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये लाइन कंप्लीट नहीं है, इसके अलावा भी जो लाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आओ यहाँ पर देखते हैं। फर्मेंटेशन का सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने की जगह मैं आपको ये दिखाता हूँ। इट इज द एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे चलेगा ध्यान से देखना। फर्मेंटेशन हमारे पास दो तरीके की है, इधर चलते हैं, ये देखो फर्मेंटेशन हमारे पास दो तरीके की है बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जरा फोकस करो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर मुझे मालूम है 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 2 पायरुवेट। 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 2 पायरुवेट। तो मैंने 2 पायरुविक एसिड लिया और पायरुविक एसिड को एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट कर दिया? लैक्टिक एसिड के अंदर। पायरुवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और इसने नाड़ू को इस्तेमाल किया और नाड़ बना दिया। H हाइड्रोजन को लिया और हाइड्रोजन को इसके अंदर ऐड कर दिया और लैक्टिक एसिड फॉर्म कर दिया। ठीक, ये प्रोसेस आपके पास ह्यूमन मसल्स के अंदर होता हुआ मिल सकता है। आप दूसरे वाले प्रोसेस को देखो, अल्कोहल फर्मेंटेशन। ये 2 स्टेप का रिएक्शन है और मैं आपको पहली बात बता दूं बेटा, ये दोनों रिएक्शंस आपको एकदम मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। इन दोनों रिएक्शन में पायरुविक एसिड है, यहाँ पे एंजाइम यूज हो रहा है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो पायरुविक एसिड जो अपने पास 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था बेटा, इसके साथ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज आता है। तो यहाँ से 3 कार्बन थे जिसमें से एक कार्बन निकल के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और एक दूसरा इधर एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन का बन जाता है। 2 कार्बन का इधर एसिटल्डिहाइड बन जाता है। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बना, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज नेक्स्ट काम करता है, फिर नाड़ू का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये वाला स्टेप है पूरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। कुछ नहीं है, आपको रिएक्शन याद करना है, इधर भी आपको रिएक्शन याद करना है और आपको याद करना है कि नाड़ू यहाँ पे भी 2 इस्तेमाल हो रहा है। इधर पहले स्टेप में कौन सा एंजाइम, दूसरे स्टेप में कौन सा एंजाइम और यहाँ पे कौन सा एंजाइम। एनसीईआरटी को देखो, एनसीईआरटी ने भी एग्जैक्टली यही किया हुआ है। अपने पास कहता है कि यहाँ से यहाँ तक फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड, इधर पायरुवेट से डायरेक्टली इथेनॉल प्लस CO2 लिख दिया, एक तरफ लैक्टिक एसिड लिख दिया, लेकिन ना इसके एंजाइम लिखे और ना इस प्रोसेस में स्टेप्स लिखे। बेटा इस प्रोसेस में जो 2 स्टेप्स आते हैं, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ये आपके पास यहाँ पे एंजाइम्स और ये वाली बातें ये नहीं लिखी गई हैं। इनको आप अपने कॉपी से नोट डाउन करेंगे और फिनिश करेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से इसकी रीडिंग कर डालते हैं। इन फर्मेंटेशन से बाय यीस्ट, समझ लो यीस्ट के अंदर the incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition by sets of reaction where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol।
समझ लो कि अगर आप ये यीस्ट के अंदर कर रहे हो, एनारोबिक कंडीशन के अंदर हो रहा है, तो पायरुविक एसिड को हम CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है जब भी अल्कोहल बनता है इसी रिएक्शन से। The enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze this reaction. यहाँ पे enzyme से दिए, यहाँ पे नहीं दिए। So मैंने गलती से acetyl dehydrogenase बोल दिया था बेटा, वो alcohol dehydrogenase होता है। Other organisms like some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. कुछ बैक्टीरिया भी ये काम कर सकते हैं। The steps involved are shown in the figure. अब नेक्स्ट लाइन देखना, ऊपर एनसीईआरटी ने यहाँ पे कहा था कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, बट अब एनसीईआरटी बड़े इंटेलिजेंटली आगे आपको कुछ चेंज करती है। इन एनिमल सेल्स आल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज लेस, इनएडिक्वेट मतलब लेस, फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो क्या आपको ये वाली बात क्लियर हो रही है? एनसीईआरटी यहाँ पे कहता है कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी में कुछ पढ़ के डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकालते, हमें पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तब जाके हम एक वैलिड पॉइंट पे आ पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो जैसे बेटा यहाँ पे इसी चैप्टर में मालूम लग गया, जब हम पढ़ते हैं कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ इस चैप्टर में कुछ पढ़ोगे, फिर आप कुछ नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, तब जाके आपको दोनों को कंबाइन करके एक अच्छी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो ही नहीं पाता। In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released. बोलो यहाँ पे नाड़ू इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी नाड़ू इस्तेमाल हो रहा है, एटीपी कहाँ बन रहा है? एटीपी सिर्फ और सिर्फ यहाँ बन रहा है, और नेट 2 ATP बन रहा है। कितने एटीपी? नेट 2 ATP। एरोबिक लैक्टिक और अल्कोहल में खास एनर्जी नहीं निकलती। Less than 7% of glucose energy is released and not all it is trapped as high energy bonds. यानी ग्लूकोज में जितनी एनर्जी निकालने की क्षमता थी उसकी सिर्फ 7% निकलती। Also, the processes are hazardous, खतरनाक है। Either acid or alcohol is produced. What is the net ATPs that is synthesized? ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. ये वाली बात मेरी ध्यान से सुनो। अब आप क्या कर रहे हो? आपको इंडस्ट्री में अल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है। इंडस्ट्री में अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो अपने पास ये विस्की, वाइन ये सब बनता है ना बेटा, इनकी फॉर्मेशन करनी है। तो हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं? हम ना इंडस्ट्री में ना यीस्ट को सप्लाई करते हैं विद द सोर्स ऑफ ग्लूकोज। कहीं ना कहीं से यीस्ट के पास ग्लूकोज आया, तो यीस्ट उस ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, और एनारोबिक कंडीशन होती है, तो वहाँ पे क्या बनना शुरू हो जाता है? एनारोबिक कंडीशन के अंदर अल्कोहल बनना शुरू होता है। तो यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, धीरे धीरे अल्कोहल बढ़ाता है। जब यीस्ट अल्कोहल बनाएगा, धीरे धीरे अल्कोहल की परसेंटेज यीस्ट के अंदर कम इंक्रीज होगी। साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन हो रहा है, यीस्ट के अंदर अल्कोहल की प्रेजेंस बढ़ेगी, और जैसे ही वो प्रेजेंस 13% पहुंचती है, ये जैसे ही पूरी उसकी परसेंटेज 13 यानी कॉन्सेंट्रेशन 13% पहुंचती है, कहते हैं अल्कोहल जब रीच 13% यीस्ट मर जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो अल्कोहल परसेंटेज बना नहीं पाएगा। तो दैट मीन्स आपके पास एक टंकी है जिसमें यीस्ट ने अल्कोहल फर्मेंटेशन करी, 13% अल्कोहल बना, तो अब आप उस टंकी को निकाल के अल्कोहल निकालोगे तो 13% मिलेगा। तो अगर आपके पास कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट होगा और वो नेचुरली बन रहा है, नेचुरली मतलब उसके अंदर अभी आपने कोई और केमिकल प्रोसेस नहीं किया, डायरेक्ट यीस्ट से बनवा के अल्कोहल आपने फिल्टर करके बाहर निकाल दिया, तो उसकी कहते हैं मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल की बेवरेजेस में जो नेचुरली फर्मेंटेशन होती है, जिनमें कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो वो 13% होती है। समझ गए? अब अगर आपको किसी अल्कोहल के अंदर, किसी बेवरेज के अंदर, कोई बेवरेज मतलब पीने वाली चीज़, तो बेवरेज के अंदर अब आपको परसेंटेज अल्कोहल की 13 से ज़्यादा बढ़ानी है, तो क्या करोगे? आप उस बेवरेज के अंदर डिस्टिलेशन करोगे। 13% अल्कोहल था, उसको डिस्टिलेशन करके बेटा 45% अल्कोहल, उसको 97% अल्कोहल, मर्जी आपकी कितना मर्जी परसेंट ले लो। समझ गए? तो ये मल्टीपल डिस्टिलेशन से प्रोसेस पॉसिबल है। How do you think alcoholic beverage of alcohol content greater than this concentration 13% से ज़्यादा कैसे आता है? मैंने आपको बता दिया, by the process of distillation। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको फर्मेंटेशन का प्रोसेस समझ आ चुका है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हम क्लियर कर चुके हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये वाला प्रोसेस हमारा डन हो चुका है। तो अब बेटा हमें क्या करना है? हम इस नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मन लगा के, मेहनत करके आगे बढ़ते रहो, खूब कामयाब रहो।
Stay blessed. Thank you.